अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा गुलरेज और एक बार फिर आप सबके सामने सोशल क्लब फॉर पीडब्ल्यूडीज के प्लेटफॉर्म के साथ हाजिर हूँ। जी, जैसा कि आप सबको ही मालूम है कि हमारा जो इंटरव्यू कंडक्ट करने का मकसद होता है वो ये कि हम ये चाहते हैं कि हम अपने तमाम जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो टैलेंट है, उनको सामने लेके आए। और जैसा कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जो ड्यू टू डिसेबिलिटी जो है वो नाउम्मीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और ये समझते हैं कि अब जिंदगी जो है वो अब खत्म हो गई है, अब जिंदगी आगे नहीं चल सकती। मकसद हमारा यही होता है कि हम उन तमाम लोगों को ये बताएं कि ऐसा हरगिज नहीं है। डिसेबिलिटी एक लाइफस्टाइल है। डिसेबिलिटी ना कि कोई बीमारी है या ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ जो है वो रुक गई है, स्टॉप हो गई है। ये एक लाइफस्टाइल है जिसके साथ आपने अपने आप को अडेप्ट करना होता है। मकसद ये है कि आपने अपने आप को मोल्ड कैसे करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कैसे करना है। तो इसी तरह हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि अपनी जिंदगियों को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं और उनको देख के आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनकी जिंदगियों में किसी किस्म की कोई कमी है या वो किसी किस्म की माजूरी का शिकार है। तो इसी तरह आज मैं आपको एक और गेस्ट से मिलवाती हूँ। उनका नाम है साइमा और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और उनकी एज अ प्रोफेशन वो जो है वो मेकअप आर्टिस्ट है। बहुत साल उन्होंने दुबई में एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट काम भी किया है। इसके अलावा और वो क्या क्या करती हैं, उनकी डिसेबिलिटी कैसे हुई, ये सब कुछ हम उन्हीं से पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं साइमा? वालेकुम सलाम आयशा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत खुशी हुई कि आपने हमें ज्वाइन किया। जी साइमा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको आपको जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो किस किस्म का हादसा पेश आया आपके साथ जिसके वजह से आप को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई? प्लीज थोड़ा सा इसको बता दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले। जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आयशा, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी ये फीलिंग्स और बहुत सारी टिप्स और बहुत सारा कुछ भरा हुआ है जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ, और आपके माशाल्लाह प्लेटफॉर्म से ये मुझे ये मौका मिला है। तो ऐसा है आयशा, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट। बहुत साल हो गए अब तो, जब मैं 17 ईयर्स की थी, 1995 में। तो एक्सीडेंट के फौरन बाद मेरी स्पाइनल इंजरी हो गई थी, और यानी उसके बाद मुझे व्हील चेयर पे मैं आ गई फौरी तौर पे। मुझे यहाँ तक कि पता नहीं था कि स्पाइनल इंजरी होती क्या है। तो शुरू में तो ये कहा गया, डॉक्टर्स कह रहे थे कि बस ऑपरेशन होगा और आप सही हो जाएंगी। तो मेरे जहन में यही था कि बस ऑपरेशन होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उसके बाद आई जस्ट रियलाइज आफ्टर 6 मंथ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की थोड़ा सा स्टडी करने के बाद, आई जस्ट रियलाइज कि अब मैं व्हील चेयर पे ही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि पॉजिटिव मैं शुरू से रही हूँ। तो हालांकि जानने के बाद कि अब मैं कभी भी चल नहीं सकूंगी, तो बस मैंने इतना ही सोचा कि हाँ, अब मैं ये नहीं कर सकती और वो नहीं कर सकती, लेकिन मैंने ये जरूर सोचा कि अब मैंने करना कैसे। अच्छा, ऐसे नहीं तो फिर कैसे? तो आई डिड नॉट स्टॉप एट ऑल। मैंने जो काम खड़े होके नहीं कर सकती थी वो मैंने बैठ के की है। तो इसी वजह से जो है मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह कहीं रुकी नहीं, आगे ही आगे। जिंदगी रुकती नहीं है, असल में जिंदगी कभी भी नहीं रुकती। दिन और रात अल्लाह ताला ने बनाए, और ये वक्त गुजरने का ही नाम है, वक्त तो गुजरना ही है आयशा। तो बिल्कुल होता है कि हम लोगों को यही बार बार बताएं कि जिंदगी रुकती नहीं है। बहुत सारे लोग जो समझ बैठते हैं कि अब तो पता नहीं क्या होगा। तो मकसद ये है हमारा कि हम उनसे शेयर करें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी साहिबा, कंटिन्यू करें। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ना, मेरी गुड लक ये हो गई कि मेरा हादसा तो खैर पाकिस्तान में ही हुआ था, लेकिन मैं फिर बाहर चली गई। मैंने बाहर यूएई में तकरीबन 16-17 साल गुजारे। अपने एक्सीडेंट के तकरीबन 4-5 साल बाद मैं बाहर चली गई थी, मिडिल ईस्ट में। तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो वहां पर मैं आपको यही शेयर करूंगी कि लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ चलती रहती है। वहां अपॉर्चुनिटीज थी, अवेल एक एक के बाद एक आप अवेल करते गए।
तो इसलिए महसूस नहीं हुआ। यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत महसूस हुआ कि यहाँ पर भी वही सब कुछ किया जा सकता है, यानी कि आप बहुत इंडिपेंडेंट होके व्हील चेयर के साथ भी आप हर चीज कर सकते हैं, मतलब कि एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। सुबह से लेके शाम तक के सारे काम, जहां पर जाहिर है आप लिमिटेड हो जाते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं बहुत सी चीजों में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप अब बिल्कुल ही नहीं कुछ कर सकते। मैं एक ही बात कहूंगी आयशा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ऐसी चीज है कि एक चलता फिरता नॉर्मल इंसान बिल्कुल डिसेबिलिटी पे आ जाता है, उस यानी बिल्कुल वो लाइफ उसकी अपसाइड डाउन हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। इस चीज को अगर हमारे पास रिहैब हो ना, हमारे जैसे बाहर के मुल्कों में रिहैब है, रिहैब हो, इदारे हो कि अब आपने अपने आप को रूटीन में कैसे लाना है, तो इंसान बहुत जल्दी ये इस चीज से निकला है, इस ट्रॉमे से निकला है। मैंने तो ये वक्त के साथ साथ सालों गुजार के हर चीज सीख ली है, लेकिन मैं ये चीज अब शेयर करना चाहूंगी लोगों को कि जिसके साथ ये हादसा होता है वो सिर्फ वो बंदा ही नहीं ट्रॉमेटाइज होता, जो उसके साथ आसपास लोग होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, वो लोग ट्रॉमेटाइज हुए हुए होते हैं, उनको नहीं समझ आ रही होती है कि अब हमने करना कैसे। उस बंदे को जो पॉजिटिव लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आसपास सारे पॉजिटिव लोग रहे, तो उन्होंने मुझे कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि मेरी लाइफ में चेंज आ गया है या मैं चेंज हो गई हूँ। उन्होंने हर जगह मुझे साथ साथ रखा, तो इसी वजह से फिर मैं आगे लाइफ को नॉर्मली लेके चली। मेरी शादी भी हुई माशाल्लाह, बच्चे भी हुए, फिर उसके बाद मैंने जैसे मैंने वर्किंग लेडी की तरह काम किया, घर भी संभाला, बाहर भी संभाला, फाइनेंशियली स्ट्रांग किया अपने आप को, और बच्चों को सपोर्ट किया, हस्बैंड को सपोर्ट किया हर जगह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये चीज हर कोई कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखना होता है। जी साहिबा, अभी आपने बताया कि माशाल्लाह आपकी शादी हुई है और बच्चे हैं। आपके बच्चे कितने हैं आपके? मेरी 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां माशाल्लाह आपकी। तो कभी बच्चों को, क्योंकि आपकी शादी बाद में हुई डिसेबिलिटी के बाद, तो क्या कभी जी बच्चों को ये एहसास हुआ कि हमारी जो मदर है उनमें ये कमी है, या कभी स्कूल में उनसे कोई क्वेश्चन किया गया, और अगर किया गया तो उन्होंने सिचुएशन कैसे कोप किया, आपने उनको किस तरीके से ट्रेन किया कि इस सिचुएशन का इस तरह सामना करना है? क्योंकि एक माशाल्लाह से मेरे बच्चे प्राउड हैं, बहुत बहुत प्राउड हैं। वो मतलब वो कहते हैं कि आई एम वी आर प्राउड डॉटर्स। तो हाँ जी, क्योंकि जब मैं उनके स्कूल जाती थी, उनको स्कूल लेके खुद ड्राइव करके छोड़ के आती थी, लेने जाती थी, तो उनके बच्चे एडमायर होते थे, यानी जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो एडमायर हो रही होती थी। तो बच्चों को तो ये एहसास ही नहीं हुआ कभी कि हमारी अम्मी में किसी चीज की कमी है, बल्कि सब लोग हमेशा एडमायर ही हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों ने क्योंकि शुरू से ही मुझे व्हीलचेयर में देखा है, तो कभी ऐसा भी होता है कि हम दूर होते हैं, तो बच्चों को जब व्हीलचेयर कहीं देख रहे होते हैं तो उनको मैं याद आती हूँ, तो वो इट्स पार्ट ऑफ माई बॉडी, तो उन्होंने कभी भी फील ही नहीं किया। बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि एक्चुअली हमारी कम्युनिटी में ये चीज जरा सिचुएशन कम होती है कि हाँ मेरे जी बच्चे हों। तो मैंने इसलिए खास तौर पे सवाल किया कि शादी के बाद इनके किरण जब फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो बच्चों को आप कैसे अपने साथ एडजस्ट करते हैं कि वो ये ना सोचें कि हमारी मदर के साथ या हमारे फादर के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है। तो बात होता है कि हमारी सोसाइटी के लोग जो हैं वो बच्चों का थोड़ा सा करते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, तो बच्चे बाद परेशान हो जाते हैं। तो इस हवाले से मैंने आपसे सवाल किया। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये हमारे कल्चर का असल में हमारा कल्चर ऐसा है कि जिसको काफी चेंज होने की जरूरत है, इस चीज को अडॉप्ट करने की जरूरत है। बाहर के मुल्क में इस तरह से कोई आपको कोई क्वेश्चन नहीं करता, कोई पॉइंट नहीं करता। यहाँ पे टोटली एक्सेप्टेंस है इस चीज की कि आप जी बिल्कुल डजंट मैटर, अगर आपकी लाइफ में ऐसा सब कुछ है, आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ एक डिफरेंटली इसको फील किया जाता है। अच्छा, बल्कि देखिए ना, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है कि अपने वो बिल्डिंगों में, अपने फ्लैट्स में, अपने रोड्स में, अपनी हर जगह उनको जगह दी हुई है इस हिसाब से कि ये व्हीलचेयर की जगह, ये व्हीलचेयर की रैंप है, ये व्हीलचेयर के लिए वॉशरूम्स हैं, तो उन्होंने हर जगह उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। वो बल्कि वहां बुरा माना जाता है अगर कोई किसी से क्वेश्चन कर ले कि आपको क्या हुआ है, तो वो दे रियली माइंड इट कि ये आपने हमसे क्या क्वेश्चन किया, व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग इट।
सही। अच्छा साइमा, आप एज अ प्रोफेशनल आप जो हैं वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, और दुबई में बहुत साल आपने एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे काम किया है। तो ये कैसे ख्याल आया कि मेकअप आर्टिस्ट बना जाए? इसके अलावा भी कुछ किया जा सकता था, तो मेकअप का शौक था? असल बिल्कुल बिल्कुल बहुत शौक था, बहुत। आर्टिस्ट तो मैं शुरू से ही, मुझे आर्ट से लगाव रहा था। अपने एक्सीडेंट से पहले मैं बस एनसीए जाने की तैयारी में थी कि मैंने यहाँ एनसीए में अपीयर होना है। इंटर के बाद मैं बस इसी तैयारी में थी कि अब मैंने एनसीए में अपने अप्लाई करना है, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद फिर पढ़ाई रुक गई, स्टडी रुक गई। और लेकिन मेरी शादी काफी जल्दी हो गई थी। मेरे एक्सीडेंट के 2 साल बाद ही मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद फिर मैं बाहर चली गई। जब मैं बाहर गई तो मुझे वहां पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैंने स्टारवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, ये असल में 5 स्टार होटल्स का ग्रुप का एक मतलब समझे ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जिसमें मैरियट, ले मेरिडियन, 4 पॉइंट, सेवन ब्रिजेस, काफी ज्यादा होटल है, शेरेटन है उसमें। तो उसके रीजनल ऑफिस में मिडल ईस्ट के लिए मैंने काम किया। पूरा मिडल ईस्ट की कोऑर्डिनेटर थी मैं। वहां पर मैंने 3 साल काम किया, वो भी बहुत अच्छा तजुर्बा था, बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा मेरा उधर से। 3 साल बाद जब मैंने जॉब छोड़ दी, फिर मुझे लगा कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिसमें मुझे शौक है। तो मेरा कॉस्मेटिक और मेकअप, आर्ट का तो मुझे वैसे ही शौक था, और कॉस्मेटिक्स का मुझे बहुत ज्यादा लगाव था कि मैं, आपको पता है दुबई में कितनी ज्यादा शॉपिंग और इस तरह की चीजें, नई नई चीजें अवेलेबल है। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना आर्ट से रिलेटेड कॉस्मेटिक्स के साथ काम किया जाए। तो मैंने फिर मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स किए, और अपना स्टार्ट मैंने वहां से लिया, दुबई से ही लिया। अच्छा। उसके प्रोफेशनल कोर्सेज किए मैंने, और एक जगह से नहीं, कई जगह से किए फिर, क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल जगह है। वहां पर तरह तरह के लोग हैं, अरब हैं, यूरोपियन है, हम पाकिस्तानी हैं। तो उन सबके फीचर्स, उनके मेकअप। है। जी। अच्छा, तो क्या आपने मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी काम किया हुआ है? तो ये इसी से रिलेटेड थी, कॉस्मेटिक कंपनीज थी? नहीं नहीं, बिल्कुल ये टोटली डिफरेंट था। मैंने कहा शायद। जॉब बिल्कुल डिफरेंट थी। अच्छा। जॉब छोड़ने के बाद असल में मैं जब फ्री, आपको पता है जब एक दफा कोई भी काम कर ले, उसके बाद फिर घर बैठना उसके मजा नहीं आता। तो तो फिर मैंने यही सोचा कि जब जॉब करनी, कोई काम ही करना है, तो एक उसी उसी चीज को जॉब क्यों ना किया जाए या काम किया जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जिस और वाकई में मेकअप ऐसी चीज है कि मैंने तो प्रोफेशनल काम किया है। किसी शूट में जाते हैं तो वो टाइम का पता नहीं चलता, सुबह से शाम कैसे हो जाती है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देख लें, कोई फंक्शन है, ब्राइड है, उसके साथ और भी दूसरे पार्टीज के लिए होते हैं मेकअप वगैरह, इसमें मेरे 8-8 घंटे गुजर जाते हैं और मुझे पता नहीं चलता। मैं आई डोंट गेट टायर्ड हम्म। तो इन घर दिस फील्ड। है या कोई सैलून है अपना? पाकिस्तान में मैंने किया था शुरू में फ्रीलांस, लेकिन यहाँ थोड़ी लोगों में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। मैंने घर में सैलून शुरू किया था, और जो मैंने थोड़ा अरसा चलाया, तकरीबन 1-2 साल, उसके बाद अ, मुझे मजा नहीं आया घर में, क्योंकि मुझे आदत है प्रोफेशनलिज्म की। तो अब मैं ज्यादा ट्रेनिंग में आ गई हूँ। यहाँ पर वर्कशॉप्स देती हूँ, ट्रेनिंग कराती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। हाँ। तो ट्रेन आप मतलब लाइक जनरल पब्लिक को देती हैं, या स्पेशल जो है पर्सन लाइक कोई भी, किसी को भी इंटरेस्ट हो। हाँ। बहुत से लोगों ने मेरे से सेल्फ ग्रूमिंग कोर्सेज किए हैं, बहुत से लोगों ने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं। ऐसे ही है, कोई सेल्फ ग्रूमिंग करना चाहता है, कोई इसको ऐसा प्रोफेशनल अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, तो दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। सही सही। तो साइमा, ये बताइए कि जब डिसेबिलिटी हो गई तो सबसे ज्यादा किसने आपको मोटिवेट किया, सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया इस सारी सिचुएशन में? कौन था ऐसा लाइफ में? मेरे हस्बैंड ने, अच्छा। वो मेरे हस्बैंड थे। जी। अच्छा, हस्बैंड थे। सही ये सही। सारा क्रेडिट उनको जाता है। मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने साथ स्कूल में पढ़ा है, हमारा बचपन साथ गुजरा है, साथ ही हम बड़े हो रहे थे, तो साथ ही जब मेरा ये हादसा हो गया तो उन्होंने ही मोटिवेट किया।
और बस उनके लिए सारा जज्बा मेरे लिए ही था कि बस अब उन्होंने साइमा का ख्याल रखना है, तो ये सारा क्रेडिट उनको उनको जाता है माशाल्लाह। माशाल्लाह, सही। तो इस वक्त क्या काम कर रही हैं? अभी भी करती हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट? मेकअप मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती, अच्छा कुछ भी हो जाए। हाँ जी। अच्छा। मेकअप मेरा पैशन है, हम्म, मेकअप इज माय पैशन। आ, माशाल्लाह से मैं आपको बताऊं, मिडिल ईस्ट में हाँ, क्रायलॉन सारे ब्रांड थे, लेकिन सिर्फ क्रायलॉन नहीं था। क्रायलॉन लॉन्च हो रहा था तो उन्होंने मिडिल ईस्ट के सारे मेकअप आर्टिस्ट का मुकाबला किया। उसमें सही। से पूरे मिडिल ईस्ट में 11 मेकअप आर्टिस्ट जीते थे, जिनमें से एक मेरा नाम आया। ओ, तो यकीन करें कि जब मैं उन 11 मेकअप आर्टिस्ट, अच्छा फिर वो क्रायलॉन का जो मिस्टर लांगर, एक्सक्यूज मी, मिस्टर लांगर ऑनर, अब तो क्रायलॉन इतनी पुरानी कंपनी है और प्रोफेशनल कि उनके ग्रैंड सन दुबई लॉन्च के लिए आए थे। तो उन्होंने उन 11 मेकअप आर्टिस्ट को बुला के उनका इंटरव्यू लिया था और बीबीसी में उसको ऑन किया था। तो हमें ये मौका मिला। अच्छा, जब मैं वहां गई हूँ तो सब लोग हैरान हो गए थे कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि समवन इज कमिंग इन द व्हील चेयर। तो उन्होंने जब मेरा फेस देखा उन्होंने कहा साइमा, मैंने कहा यस। तो फिर आई वॉज वेलकम वेरी वार्म विद वार्म एंड या। दैट्स गुड। अच्छा साइमा, सोशलाइजिंग का शौक है? सोशल है, फ्रेंड्स हैं, या इंट्रोवर्ट है, किसी से मिलने का शौक नहीं? नहीं नहीं, मैं बहुत मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी सोशल पर्सन। अच्छा। और जी जी बिल्कुल। भी करती हैं? जी जी सॉरी। चलो, तफरी भी करती हैं? टूरिज्म के लिए जाती हैं कहीं कभी? टूरिज्म के लिए बस हमें, मुझे पाकिस्तान बहुत एक्सेस एक्सेस मेरी लिमिट हो जाती है, पाकिस्तान में मैं बहुत कुछ नहीं कर सकी। नहीं, सही। अच्छा, ये तो काम काज है, तो फारिग औकात में क्या करती हैं? क्या हॉबी है? पेंटिंग करती हैं आप? सारी एमसीए में मैंने जाना था और मैं नहीं जा सकी, तो वो शौक पूरा करती हैं अभी भी? ये छोड़ दिया है वो शौक? क्योंकि ये भी कैनवस है आपका। आपका फेस जो है, अगर आप उसमें आप मेकअप कर रहे हैं तो ये भी कैनवस की तरह ही है। लेकिन उस कैनवस को भी कभी के साथ कभी कोई काम किया? पेंटिंग नहीं, वो मैंने फिर अपना डाइवर्ट सारा इसमें मेकअप में कर दिया। मेकअप में? मेरा जो आर्ट का शौक था वो मैंने मेकअप में ले आई। सही, सही। अच्छा साइमा, लेकिन मैं इंटीरियर करती हूँ, घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। रियली हाँ, ये मैंने नोट नहीं किया, लेकिन मैं घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। सही। इंटीरियर का कुछ, कभी कुछ बना लिया, कभी कोई नई चीज बना ली। दैट्स गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं साइमा कि आपको क्या लगता है कि खवातीन जिनके साथ किसी किस्म की माजूरी है, उनकी क्या मसाइल है? आपके नजदीक सबसे बड़ा मसला क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है हम्म, और रिसोर्सेज नहीं है। एजुकेशन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ये दो चीजें। एक तो इंसान को, इनको नॉलेज ही नहीं है कि आगे इसको लेके कैसे चलना है। मैं आपको सही बताऊं, यहाँ पर इदारे, मखसूस इदारे नहीं है जो रिहैब कर सके। हम्म, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, मैं यहाँ डॉक्टरों से बात करके परेशान हो जाती हूँ कि जो हमारे मसाइल होते हैं ना, अब वो एक, मैं समझती हूँ कि डिसेबल ही समझ सकता है। जो प्रॉब्लम हो रही है, मिसाल के तौर पे हमें जो लॉन्ग टर्म सिटिंग के पेशेंट होते हैं उनको बेड सोर्स हो जाते हैं, हम्म, या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जो कैथेटर यूज करते हैं उनको नॉर्मली इन्फेक्शन वगैरह हो जाती हैं, और बहुत सी चीजें। तो डॉक्टर्स भी नहीं बाल दफा समझ पाते। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कोई रिहैब ऐसा इदारा बने जो कि एक्सपर्ट हो इन सब चीजों में। जो लॉन्ग टर्म व्हीलचेयर यूजर है या बेड रिडन है, उनको किस तरह से लेके चलना है, क्योंकि सब लोग डिफरेंट डिफरेंट बातें करते हैं इस और उस, ना अनअवेयर होने की वजह से वो मामला और खराब कर देते हैं पेशेंट्स का। जो अब मैं नॉर्मल रूटीन की बात करूंगी, जैसे कि ब्लैडर रूटीन, हाँ, स्पाइनल इंजरी के बाद ब्लैडर, बहुत। ये सारी चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, तो इसको कैसे रूटीन में लाना है। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो है रिहाब की कमी है? तो आप बहुत दुबई में इससे सिचुएशन डिफरेंट लगी? यूएई में रिहाब का पे बहुत काम होता है? इदारा है, बाकायदा इदारा है। अच्छा। वहाँ सारे लोग जमा होते हैं जो जो भी डिसेबल हैं,
वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, और वो बाकायदा ऐसे इदारे वहाँ पे आयशा के व्हीलचेयर यूजर के हिसाब से स्विमिंग पूल बने हुए, जिम बने हुए, और पूरा स्पोर्ट्स क्लब बनाया हुआ है उन्होंने। वहां से, वहीं से मैंने कोर्सेज भी किए थे कंप्यूटर के, ICDL, इंटरनेशनल कंप्यूटर ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहूंगी, फिर वहां पर ऐसे इदारे भी बने हुए हैं कि जो व्हीलचेयर यूजर्स को या डिसेबल्स को जॉब फराहम करते हैं, और अच्छी अच्छी कंपनी में। ये जो जॉब मुझे मिली थी वहां पे, वो एक बाकायदा इदारा बना हुआ था। मैंने वहां पर जब पता चला था तो मैंने सिर्फ फॉर्म फिल किया था, अपनी डिसेबिलिटी बताई थी और अपनी तालीम बताई, और वो लोग आपकी तालीम के हिसाब से वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं, बाकायदा इंटरव्यू करते हैं, और फिर मुख्तलिफ कंपनीज उनके रजिस्टर्ड होती हैं, और वहां पर वो जॉब्स की आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो ऐसे इदारे यहाँ पर भी होने चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो, रिहैब से लेके आपको नॉर्मल लाइफ गुजारने से लेके आपको फाइनेंशियली जॉब्स वगैरह के सिलसिले में, सारी चीजें ये होनी चाहिए हमारे मुल्क में भी। अच्छा साइमा, थोड़ा सा ये गाइड करें, शायद बहुत सारे लोग जाना भी चाहते हो, बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे मर्द हजरात भी। जैसा कि दुबई में तो यूजुअली यही होता है कि आपको विजिट वीजा मिलता है या बिजनेस वीजा मिलता है, तो अगर आप विजिट वीजा पे जाएं देन तब भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो आप वो विजिट वीजा पे गई और वहां आपने जॉब अप्लाई किया, फिर आपने कहीं परमानेंटली? नहीं नहीं, मैं विजिट वीजा पे नहीं गई थी, मैं रेजिडेंस वीजा पे गई थी, हस्बैंड मेरे हस्बैंड के साथ जी। अच्छा, तो रेजिडेंस वीजा पे मिलता है या विजिट वीजा पे भी मिल सकता है? एक इंफॉर्मेशन हो जाएगी लोगों के लिए इस। बिल्कुल, विजिट वीजा पे आप जाके अगर आपको जॉब मिल गई तो फिर वो वीजा आपका चेंज हो जाएगा ना, उसकी कैटेगरी स्टेटस चेंज हो जाएगा जी। ठीक है, ठीक है, सही। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि विजिट वीजा को वो प्रेफर नहीं करते, ज्यादातर वो कहते हैं कि या तो आपका अपना वीजा हो, ओन वीजा, या फिर वो आपको कंपनी फिर वहां से चेंज कर देती है। सही सही, तो बहुत अच्छी चीज, ये अच्छी नॉलेज की बात बताई है आपने, ताकि जो लोग इस तरह से करना चाहते हैं तो वो कर सकें इजीली। अच्छा साइमा, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी तमाम PWDs को? मैं यही कहना चाहूंगी कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहे, हर बार हर मामले में। जिंदगी के अप्स एंड डाउन हर किसी के साथ है, और किसी के साथ ज्यादा है, तो बल्कि जिसके साथ ज्यादा है उसको और ज्यादा हमें पॉजिटिव रखने के लिए हमारे अल्लाह ताला ने जो रास्ता बताया है नमाज का, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और बस नेगेटिव लोगों की एक कान से निकाल सुन के बाद दूसरे कान से निकाल लेनी चाहिए, और बस अपना आपको पॉजिटिव रखना चाहिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो ही अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, और उसको बस अवेल करते जाए। बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने तमाम PWDs को। थैंक यू सो मच साइमा, बातें तो बहुत सारी। थैंक यू सो मच आयशा। इसके साथ ही मैं अभी इजाजत चाहूंगी, और फिर नेक्स्ट किसी गेस्ट के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।